अगर तकरीरों, नारों, जलसे, जुलूसों, यौम इस्तेसाल, यौम सियाह और नक्शे मंजूर करने से कश्मीर ने आज़ाद होना होता तो शायद 70 बरस पहले कश्मीरियों को आज़ादी मिल चुकी होती। आज जब एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज़ाद कश्मीर की असम्बली में खड़े होकर कश्मीर के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे, तो दूसरी जानिब हिंदुत्व पॉलिसी को सपोर्ट करते हुए मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर की बुनियाद रख रहे थे बाबरी मस्जिद की जगह पर, और क्लैरिटी के साथ मैसेज दे रहे थे कि 1 साल पहले जिस नफ़रत की पॉलिसी का आगाज़ मोदी ने किया था वो उसी पॉलिसी को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान क्या कश्मीरियों के एहतजाज से, एडिटेशन से मोदी और भारत को तक़वियत मिली है या भारत इंटरनली तौर पे बहुत हद तक कमज़ोर हुआ है? मैं कुछ इंडिकेटर्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि किस तरीके से जो भारत इंटरनली और एक्सटर्नली तौर पे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नंबर 1, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कठपुतली हुक्मरान थे, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जैसे लोग, और जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कश्मीरियों को देकर उनका मुंह बंद किया हुआ था और भारत के साथ जोड़कर रखा गया था। आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने के बाद वो तमाम लोग अब मोदी और हिंदुस्तान से नफ़रत करते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना के 2 कौमी नज़रिए को खराज तहसीन पेश करते हैं। नंबर 2, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के पास होने से जिस किस्म का एजिटेशन, प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान के अंदर नज़र आया, उसने पूरी दुनिया को ये बावर करा दिया कि ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है, अब इसमें सेकुलरिज़म की कोई जगह नहीं है। और जो 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में बसते हैं और दीगर अक़लियतें बसती हैं, उनको अब इस बड़े मुतहदा हिंदुस्तान से निकल के अलहदा रियासतों का मुतालबा करना पड़ेगा। NRC का कानून इसके अलावा है कि किस तरीके से मुहाजिरीन को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। बट एक चीज़ जो ज़्यादा इस्टेब्लिश कर रही है वो ये है कि मोदी और सेकुलरिज़म इकट्ठे नहीं चल सकते, मोदी और भारत का मुस्तकबिल इकट्ठे नहीं चल सकता। एक्सटर्नल इश्यूज़ की बात की जाए तो आज पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जिसने भारत के कंट्रोल में मौजूद इलाकों का नक्शा जारी किया है। इससे पहले नेपाल ने काला पानी का इलाका जो भारत के कंट्रोल में था और 2 इलाके मज़ीद, उनका नक्शा न सिर्फ मंजूर किया काबीना से बल्कि पार्लियामेंट ने वोटिंग करके उस नक्शे को पास किया और भारत के मुंह पे एक चपेट रसीद की। फिर प्लस चीन जो हमेशा तिजारत को तरजीह देता है, उसके फ़ौजियों ने हाथों से वो चपेड़े मारी हैं भारत के मुंह के ऊपर, जो शायद गोलियों, एटम बम और न्यूक्लियर पावर जैसे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी कालक और दाग है। लद्दाख के मामले के ऊपर ज़िल्लत उठानी पड़ी। फिर प्लस आज वो बांग्लादेश जो भारत की ज़ुबान बोलता था, वो भारत, उसका सफारतकार 4-4 महीने इंतज़ार कर रहा है कि किसी तरीके से बांग्लादेश की वज़ीर आज़म उनको मुलाकात का वक्त दे दें। तो कहने का मतलब ये है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान भारत डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हुआ है। सारे पड़ोसी भारत के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए मोदी से मदद मांगी और मोदी जिस तरीके से ट्रंप को लाकर कोशिश करते रहे, तो दोनों मुकम्मल तौर पे नाकाम इस सूरत के अंदर हो रहे हैं कि आज ईरान ने चाह बहार से भारत को निकाल दिया है। आज अमेरिका इस बात पे कन्विंस हो गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भारत का कोई पॉलिटिकल रोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान के लिए। बट दूसरी जानिब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान जंग अफोर्ड कर सकता है भारत के साथ? तो इसका जवाब है नहीं। क्या पाकिस्तान सफारती लिहाज से इस पोजीशन में है कि भारत को डिफीट कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान को आई थिंक कि चाइना का मॉडल अडॉप्ट करते हुए, क्योंकि दुनिया मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल पे चलती है, वो 1.5 अरब इंसानों की मार्केट
अखलाकियात और इंसानियत से बालातर है। तो पाकिस्तान को भी अपनी इकॉनमी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, वॉर ऑफ इकॉनमी लड़नी पड़ेगी, वॉर ऑफ टेक्नोलॉजी लड़नी पड़ेगी, भारत के साथ वॉर ऑफ कम्युनिकेशन को फाइट करना पड़ेगा। और उससे बढ़ के जो हमारी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि लास्ट ईयर वहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब धरना दे रहे थे इमरान खान साहब के अगेंस्ट, जिन्होंने कश्मीरियों की कैंपेन को नुकसान पहुँचाया, और आज भी अपोजिशन इस मुल्क के अंदर एक नई एहतजाजी तहरीक 1 साल के बाद खड़ी है निकालने के लिए, हुकूमत को गिराने के लिए। फिर उससे बढ़ के कि कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि हम जंग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, और नतीजा क्या है जी, अभिनंदन को हम चाय पिला के रुखसत करते हैं, कुलभूषण यादव को हम नज़रसानी अपीलों का हक दे रहे हैं, और अफ़गानिस्तान तक ट्रेड रूट को दे रहे हैं वागा के रास्ते कि भारत तिजारत कर सके अफ़गानिस्तान तक। तो आई थिंक कि हमें कुछ मोरालिटीज़ और कुछ प्रिंसिपल्स को डिसाइड करना पड़ेगा। और उससे बढ़ के पाकिस्तान में जो कश्मीर कमेटी के नाम पे वारदातें और फ्रॉड होते रहें कि हमारी कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, प्लस इस नक्शा पास करने ने जो इंडिपेंडेंट कश्मीर का पॉइंट ऑफ व्यू था उसके आगे एक फुल स्टॉप लगा दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए क्या सिर्फ एक टेरिटोरियल इशू है, क्या ये सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे हमारा एक रिलेशनशिप है जो हम शारक कहते हैं और भारत अटूट अंग का क्लेम करता है, या फिर ये हक़ ख़ुद इरादियत का मसला है। और क्या यहाँ पे 3 ऑप्शंस एग्जिस्ट करती थी। एक तबका, जैसे मैंने आपको बताया कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला वो एक मुश्तरका भारत की बात करते थे, और जो दूसरा सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक, मीरवाइज़ उमर फ़ारूक, आसिया इंदराबी, यासीन मलिक, इस किस्म के जो लोग थे ये थे पाकिस्तान के साथ प्रो पाकिस्तान पॉलिसी रखते थे। बट एक तबका था जो न्यूट्रल कश्मीर की बात कर रहा था, इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात कर रहा था। लेकिन अगर पाकिस्तान ये क्लेम करता है मैप के थ्रू कि ये पाकिस्तान की टेरिटरी है, तो इसका मतलब ये है कि हम इंडिपेंडेंट कश्मीर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हम अगेंस्ट हैं एज़ पर पॉलिसी। बाकी आज जो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने बातें की, शिकवे शिकायतें अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन हमें चूँकि जज्बात हर शख्स के मैटर करते हैं, तो आई थिंक कि हमें इस पॉलिसी पर फोकस करना चाहिए कि 3 जंगें लड़ने के बावजूद हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट की पॉलिसी, आगरा समिट हो जाए या वाजपेयी साहब का लाहौर डिक्लेरेशन हो जाए, हम अमन की जानिब नहीं बढ़ सके और हम चीज़ें नहीं चला सके, तो हमें कोई नई पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 70 साल से हमने सिर्फ 5 फरवरी मनाना है और अब हमने एक चीज़ एडिशनल ऐड कर ली है कि हमने 5 अगस्त को सेलिब्रेट करना है, तो आई थिंक कि ये अखलाकी तौर पे, सफारती तौर पे, सेरेमोनियल हैसियत के अंदर तो ठीक होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे और टीपू सुल्तान कहने से नहीं बन के दिखाना पड़ेगा इकॉनमी के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। और ये नहीं हो सकता कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आप सलामती काउंसिल में टेम्प्रेरी तौर पे वोट भी भारत को देने की कोशिश करें, उसको भी स्ट्रेंथन करें, उसको रूट भी दें और उसके बाद आप मुखालफत भी करें। तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस को भी हमने अपने अंदर जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। बट एक चीज़ इस्टेब्लिश है कि मोदी रिप्रेजेंटेटिव है आज भी हिंदुओं का, और उसने सेम आया सूफिया की तर्ज के ऊपर राम मंदिर की बुनियाद रखी है, चांदी की ईंट भी लगाई गई है, 2 लाख सोने की ईंटें दी गई हैं। 1 अरब से ज़ायद इंसानों के मुल्क के अंदर सिर्फ 176 गेस्ट थे आज जब राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया। बट आई थिंक मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि मोदी शर्मिंदा नहीं है और मोदी कंफ्यूज नहीं है, और कोरोना वायरस ने मोदी को एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दी है जो उसने शहरियत का मुतनाज़ा बिल पास किया है। आई थिंक ये कैंपेन मज़ीद आगे बढ़ेगी और मोदी के लिए मुश्किलात को पैदा करेगी। बट देखते हैं कि पाकिस्तान किस हद तक कश्मीरियों की आवाज़ बनता है और कश्मीरियों को सॉलिडारिटी करता है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि निशान पाकिस्तान अवार्ड किया है प्राइम मिनिस्टर ने सैयद अली शाह गिलानी को। तो आई थिंक कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और यही है कि मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।